Please come. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Morning, Anurag. Please sit down. And very quickly introduce yourself. सर मेरा नाम अनुराग रंजन वत्स है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से बिलोंग करता हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के अरविंदो कॉलेज से मैथमेटिक्स ऑनर्स में कंप्लीट किया है। कुछ समय तक मैंने सीएपीएफ में, सीआरपीएफ में एज असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग किया हूं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना हिंदी लिटरेचर में किया है। मेरी हॉबीज हैं प्लेइंग वॉलीबॉल, डायरी राइटिंग एंड विपश्यना मेडिटेशन। अभी रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूएस गए हुए थे इनॉग्रल के उस चक्कर में, तो वहां पर एक मुद्दा जो अमेरिकन ने रेज किया वो था इलीगल इमिग्रेंट्स। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत जोर शोर से कहा कि हम इस मुद्दे पे बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और न्यूज़पेपर्स में ये भी रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने 20,000 के आसपास इलीगल इंडियंस को आइडेंटिफाई किया हुआ है। आज हमने पढ़ा तो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट। ये वेरिफिकेशन क्या चीज है? सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वेरिफिकेशन के रूप में ये देखना चाहेगी कि वो कौन से भारतीय हैं जो वहां पे इलीगली हैं। तो अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। और उनको आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि देखिए उनकी नेशनैलिटी तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपको, है ना, ऐसे तो आप नहीं ले लेंगे। इसमें हमारे सामने कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये नई चीज तो है नहीं, लोग पकड़े जाते हैं तो सालों साल से चल रहा है और उनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उनकी नेशनैलिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। कौन कौन सी दिक्कतें आपके हिसाब से आ रही हैं? सर ऐसा कई बार होता है कि जैसे इंडिया के नेशनल्स भी थे, पाकिस्तान के भी थे या फिर बांग्लादेश के भी हैं, इनमें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कि हमारी एथनिसिटी ओवरलैपिंग है। यस सर। पता ही नहीं चलता इंडियन है, नेपाली है, बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। तो एक तो एथनिसिटी की बात हो गई। और कौन सा मुद्दा सामने आता है? दूसरा सर, जो उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, कई बार वो लोग उसको फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनवाते हैं दूसरे नेशनल का। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूं ट्रिकी, अगर किसी ने अपना इंडियन पासपोर्ट आपको दिखा दिया, उसमें क्या शक हो सकता है? उसने ये देखिए मेरा पासपोर्ट है मेरे पास। पासपोर्ट सर कुछ प्रूफ के आधार पे बनते हैं। हो सकता है कि कोई पाकिस्तान नेशनल हो, नहीं उसने आपको पासपोर्ट दिखाया, आपने पासपोर्ट ऑफिस से कहा भी चेक करो, इसको पासपोर्ट दिया, उन्होंने कहा हाँ जी दिया हमने। अब क्या शक रह जाता है? सर इसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। उसके अच्छा, चाइना के साथ हमारे जो प्रॉब्लम इश्यूज हैं, पॉलिटिकल की बात छोड़ दीजिए, बॉर्डर को भी छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक पे आ जाइए। हमें चाइना से इकोनॉमिक एरिया में क्या दिक्कत है? सर वर्तमान में देखा जाए तो चाइना इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। करेक्ट, तो ये तो अच्छी बात मानी जानी चाहिए। लेकिन सर इसमें दिक्कत ये है कि हमारा जो हमारा आयात है निर्यात की तुलना में बहुत कम है। बैलेंस, ट्रेड बैलेंस हमारा निगेटिव है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ अंदाजा? सर एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता। क्यों नेगेटिव है, चलिए ये तो बताएं। क्योंकि जो चीन है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो तो उनको तो ब्लेम नहीं कर सकते हम, वो कहेंगे आप भी हो जाइए। जो चीन से आने वाली वस्तुएं हैं वो मूलतः जो इंडिजिनस इंडिया में बनाई जाती हैं, या तो अवेलेबल नहीं या तो बहुत सस्ती हैं। वहां से इंपोर्ट करना ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता है, इसलिए ये चीजें देखने को मिलती हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि चाइनीज इंपोर्ट्स ने इंडियन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है, स्पेशली आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, ऑटोमोबाइल स्पेयर्स में और टॉयज में, है ना, और दुनिया भर की और चीजों में जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसके अंदर। तो हम उनसे कॉम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर वर्तमान में देखा जाए तो इसमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं। जैसे टॉयज में हम सेल्फ सफिशिएंट होने की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, लेकिन जो समस्याएं हैं
वो ये कि लेकिन कोशिश देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो तो नहीं पा रहे ना। सर हमने जो शुरुआत की है वो अभी शुरुआत की है मेड इन इंडिया के तहत, उसके रिजल्ट आने में कुछ समय लग सकते हैं। और जो चीन ने स्टार्ट किया था वो 90 के दशक से ही ये कार्य कर रहा है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रभाव दिखाई देती है। ओके ओके अनुराग, तो ये बताइए आज के दिन में मतलब यूपी सबसे बड़ा राज्य है और हम चाहते हैं कि उत्तम प्रदेश बने, तो उत्तम प्रदेश बनाने के लिए यूपी में और क्या करेंगे यदि आप प्रशासनिक सेवा में हैं, क्या उपाय हैं? सर वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ से ज्यादा है। वहां को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कई सारे इनिशिएटिव वर्तमान में किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्द से जल्द बनाएं। कब तक बनने का लक्ष्य था? सर इसका लक्ष्य 2027 तक है। 27 तक है, तो अब तो 2 ही साल बचे हैं। यस सर। संभव है? सर वर्तमान की स्थिति के हिसाब से यह संभव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसके लिए हमें एसजीडीपी में लगभग 30% से अधिक की वृद्धि की आवश्यकता है। तो इसके लिए अभी और कुछ समय की आवश्यकता है। तो 2027 की बजाय 2030 तक अगर हम अच्छे से वृद्धि करें तो ऐसी संभावना देखी जा सकती है। जो इनिशिएटिव लिए गए हैं सर वो एक हार्ड इंफ्रा को लेकर के है, जैसे बुंदेलखंड और मैं जो लिए गए हैं उसके बारे में छोड़ दीजिए, आप और क्या चाहेंगे जिससे कि सचमुच में ट्रांसफॉर्मेटिव होगा? सर पहला कि ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड रीजन में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। ओके। दूसरा जो टूरिज्म है, टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यूपी में, उनमें से खास करके रिलीजियस टूरिज्म, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उसकी कुछ संभावनाएं अभी वर्तमान में व्यक्त भी की गई हैं और दिखाई भी दे रही हैं, जैसे महाकुंभ, अयोध्या, काशी, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में। और हिस्टोरिकल भी जो रिलीजियस हिस्टोरिकल टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एक मुख्य आर्थिक भाग के रूप में यूपी में है, तो हमें अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ओके। आपकी माता आंगनवाड़ी वर्कर है? यस सर जी। और आप आंगनवाड़ी गए हैं? आंगनवाड़ी में गया हूं सर। कितनी बार? काफी बार गया हूं, माता जी के साथ मैंने काम भी किया है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि उसमें क्या बदलाव आप चाहेंगे जिससे कि आंगनवाड़ी का जो उद्देश्य वह संपूर्ण रूप से हो पाए? सर आंगनवाड़ी की स्थिति स्टेट टू स्टेट मैं यूपी अलग है। मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, आपके सुल्तानपुर और अयोध्या के आसपास का इलाका ही बोल रहा हूँ। सर एक पहली चीज कि उनके लिए अलग से इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा मतलब उनकी बिल्डिंग्स, उनको अभी भी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन्हीं के साथ रेगुलेट किया जाता है, उन्हीं में उनके तो साथ आपको आपके विचार से वो सही नहीं है वह नीति? सर कहीं कहीं पे बदलाव हुए, जैसे यूपी में भी इस चीज को लागू कर दिया गया है कि इनके अलग से इनके लिए मकान हो जहां पे उसके लिए विद्यालय खोले जाए। नहीं, आपके हिसाब से प्राइमरी शिक्षा स्कूल में आंगनवाड़ी का को-लोकेट होना सही नहीं है? मैं ये प्रश्न पूछ रहा था आपसे। सर उसमें ओवरलैपिंग होती है एक तरीके से। ओवरलैपिंग होती है और जिम्मेदारियों से शायद एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता है। ऐसा भी देखने को मिलता है सर कि कई बार जो प्राइमरी टीचर्स हैं या फिर जो आंगनवाड़ी टीचर हैं एक दूसरे के ऊपर अपने दायित्व को डालने अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन को अप टू क्लास 3 पार्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन माना गया है, प्री स्कूल माना गया है और आंगनवाड़ी को भी माना गया है। तो आपके हिसाब से ये सही नहीं है? सर इंटीग्रेट करने की बात की गई है, जैसे पहले 0 से 6 साल के बच्चे थे उनको प्रॉपर आंगनवाड़ी में ही रखा जाता था, लेकिन अब 3 से जो 6 साल के बच्चे उनको इंटीग्रेट करने की बात की गई है। लेकिन जो अभी भी 0 से 3 साल के बच्चे उनको प्रॉपर प्राइमरी में ही रखने की बात की गई है, उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट। 0 से 3 को प्राइमरी, 0 से 3 को तो कुछ कर ही नहीं सकते तो आप शायद कहीं कुछ इसमें ओके। तिरंगा क्या है वहां पर आंगनवाड़ी में? सॉरी सर इसके बारे में मुझे क्या बात करते हो भाई? आंगनवाड़ी का आधार तिरंगा है। क्या तिरंगा है नहीं मालूम?
ट्रिनिटी सर, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो ग्रोथ चार्ट तुमने देखा है वहां पर? नहीं सर। ओके, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड देखा है वहां पर? नो नहीं सर। देखा। ओके, तो ये कमियां हैं जो यूपी के आंगनवाड़ी में नहीं दिखती है, राइट? ओके सर। ओके, यूपी का जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो तो काफ़ी हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपने जो कहा था, तो कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी थोड़ी जोर पकड़ी है, किस किस इलाके में? सर, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, क्षेत्र वाइज आप पूछना चाहते हैं सर कि किस नहीं, सेक्टर? आप बताइए कहाँ कहाँ पर क्या है, क्षेत्र वाइज, सेक्टर वाइज। फूड प्रोसेसिंग एक बार आपने बता दी। जैसे सर, लखनऊ का रीजन है, उसको आईटी हब बनाने की बात चल रही है, क्योंकि आईटी का अच्छा पोटेंशियल आसपास क्षेत्रों में है। जो ईस्टर्न यूपी है, वहां पे मुख्यतः फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की जा रही है। जो एक्सप्रेस वेज है, उनके आसपास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। बुंदेलखंड में कोशिश की जा रही है कि जो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री है, उनको डेवलप किया जाए। ये अभी वर्तमान की संभावनाएं हैं। और डिफेंस कॉरिडोर जो है, एक नया आयाम इंट्रोड्यूस किया गया उसमें। सो अनुराग, यस सर। साहित्य समाज का दर्पण है, तो ये सोशल मीडिया के कारण जो आजकल समाज में परिवर्तन हो रहा है, ये किस साहित्य के कारण हो रहा है? व्हाट्सएप साहित्य या कोई और सोशल मीडिया का साहित्य? सर, ये विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिलन का कारण है। जैसे हम वेस्ट में आज के टाइम में सोशल मीडिया में या फिर इंडिया में जो चेंजेस देखते हैं, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव वेस्ट का है, वेस्ट कल्चर का है। तो इससे भी जो एक साहित्य जन्म लेगा, वो कहानियों और उपन्यास इन सब के माध्यम से विकसित होगा। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेते हैं? यस सर। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मेरा मानना है कि हम रूरल यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी लैक करता है। यदि हम इस चीज़ को अचीव कर लें तो हो सकता है हम स्पोर्ट्स में एक अच्छी स्थिति को पा सकते हैं। तो उनके लिए आपका क्या प्लान होगा, यदि हम रूरल यूथ को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं? सर, इसका एक एग्जाम्पल सर उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। पंचायत लेवल पे उन्होंने शुरू किया है कि पंचायत में हम स्टेडियम इंफ्रा बनाएं और फिर वहां से बच्चों को हम लेकर के आए और ऊपर तक लेके जाए। तो एक ये अच्छा मॉडल हो सकता है कि हम पंचायत के लेवल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को विभिन्न खेल के माध्यम से, फिर एक हमारा इनिशिएटिव है खेलो स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम की तरह, तो हम वहां से जोड़ करके उनको बढ़ावा दे सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र इस मामले में कुछ काम करता है क्या? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ओके, सीपी ग्राम सुना आपने? यस सर। तो सीपी ग्राम में आजकल लेटेस्ट क्या है? व्हाट इज क्या करता है सीपी ग्राम, क्या है? सर, सीपी ग्राम का मुख्य काम है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उसको डिजिटल रूप से जोड़ा गया, डिजिटलाइज किया गया। ई गवर्नेंस से रिलेटेड सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसल एड्रेसल मैकेनिज्म है सर। हाँ, रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है सर? इसमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि अगर जैसे किसी व्यक्ति की शिकायतें हैं, तो वो डायरेक्ट अपनी शिकायत उस पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर कर सकता है और उसको एड्रेस करने की एक समय निर्धारित किया गया है और जितना जल्दी हो सकेगा उसको निर्धारित किया जा सकेगा। अच्छा, तो यूपी में अवध कुजीन, अवध कल्चर बहुत फेमस है, तो इसको किस रूरल ने, किस शासक ने उसको बढ़ावा दिया था? किस शासक के कारण इस प्रकार का कल्चर आया था? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नाम उनका याद नहीं आ रहा है। ओके, अनुराग। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलिए, विल फिनिश स्ट्रांग, ठीक है? यस। तो ये यूपी में तो बुलडोजर के बारे में बहुत बातचीत होती है, ठीक है? आई वॉन्ट गेट इनटू बुलडोजर कल्चर एज सच, क्योंकि आपने उसके बारे में तैयारी की ही होगी, ठीक है?
लेकिन व्हाट आर द टू सर्कमस्टांसेस इन विच द बुलडोजर कैन बी लीगली यूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन? एक ऐसा क्षेत्र सर जो तालाब जैसा क्षेत्र है, पानी का सोर्स है, वहां पे लीगली प्रयोग किया जा सकता है अगर किसी ने इंक्रोचमेंट कर रखा है उसका। एनक्रोचमेंट हो गया एक, ठीक है, इंक्रोचमेंट का। दूसरा अगर उन्हें कोर्ट से नोटिस मिल जाता है कि आप कोर्ट से मिलेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एक तो अगर इंक्रोचमेंट हो रखा है, ठीक है, वो तो मान लिया। दूसरा अगर वो लैंड रेलवे की है तो वहां पे एनक्रोचमेंट भी है, वो भी। सर अभी मैं यही याद कर पा रहा हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन ही इलीगल है तो हाँ, उस पर भी किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पुलिस सर्विस आपका फर्स्ट चॉइस है Yes, ना? गुड, वेरी गुड। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस लेते हैं। तो बताइए पुलिस सर्विस में तीन सबसे बड़े प्रॉब्लम्स। सर एक तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, अच्छा, जो हर जगह है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में बोल रहे हैं 90 आवर्स वर्क करो। सर ये कहा गया है क्योंकि कई जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या फिर उनके ऑफिसियल्स होते हैं, उनको 12-12 घंटे या 18-18 घंटे काम करना पड़ता है लगातार। डॉक्टर्स तो उससे ज्यादा करते हैं। नर्सेस को देखिए 3-3 शिफ्ट कर लेती हैं। पर सर उनको इसके इंसेंटिव नहीं मिलते, जबकि उनके कार्य के घंटे इतने ज्यादा निर्धारित नहीं है। अच्छा। और उनमें संख्या कम है जितना अनुपात होना चाहिए। ठीक है, और बताइए। दूसरा सर, वर्तमान में जो चीजें चेंज हो रही है साइबर क्राइम को लेकर के, अभी उतने हमारे जो पुलिस सिस्टम है वो उतना ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुआ है या इक्विप्ड नहीं हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुआ है। ठीक है, और तीसरा सर, जो जनता है उसका पुलिस को लेकर के उतना अच्छा रवैया या उतना अच्छा नजरिया नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? बाकी देशों में देखिए हर कोई पहले पुलिस के पास भाग जाता है, यहां पे तो पुलिस के उस तरफ भाग जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? उनका विश्वास, जो आम इंसान है उसका विश्वास नहीं इसलिए भी है कि उनको ऐसा लगता है कि पुलिस जो है ऊपर की अथॉरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, इसलिए उनका विश्वास उतना नहीं है और उनको एक्चुअली हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा उनका विश्वास है, ऐसी मान्यता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वॉलीबॉल, यस सर। लिफ्ट और लॉब क्या है वॉलीबॉल में? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं कभी नहीं सुना है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फाइनली मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इंग्लिश में पूछ लूं क्योंकि मैथ्स के रिलेटेड है। ठीक है, सोच के जवाब दीजिए। ओके सर। पे अटेंशन केयरफुली। यस। ठीक है, I am an odd number. I am an odd number. Take away one letter and I become even. What number am I? चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू। Yeah, I thought this I am an odd number. I wanted to know who is that I. Okay, Anurag, your interview is over. ओके, थैंक यू। आप 1 मिनट के लिए बाहर जाइए और फिर वापस आ जाइए, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू मैम।